हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज आप लोगों का दोस्तों राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम पटवारी लेखपाल एग्जाम पेपर की प्रोविजनल आंसर की के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मुझे आते हैं या जिनके आंसर्स मुझे करेक्टली पता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये आपका एक प्रोविजनल आंसर की है। इसमें हो सकता है दोस्तों कुछ प्रश्नों के आंसर आपको गलत भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उन्हें संशोधित करके आपको सही करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों पेपर का लेवल जो था वह मॉडरेट लेवल का था। हिंदी सरल आई हुई थी, लेकिन उत्तराखंड और जो हमारा जीएस वाला सेक्शन था वह अच्छा सेक्शन था। जो ऑप्शंस थे अच्छे ऑप्शंस थे, उसमें कंफ्यूज किया गया था ऑप्शंस में। तो पूरे सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों पहले हम बात करते हैं, उसके बाद में हम पेपर लेवल के ऊपर आएंगे और आप लोग खुद ही बताना कि आपको इस पेपर का लेवल कैसा लगा। हिंदी दोस्तों सरल थी। पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या, महाधन ऋषि, ये हो जाएगा महर्षि। दूसरा प्रश्न है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है। तो दोस्तों सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें संयुक्त वाक्य का यह रूप है। अगला प्रश्न है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या है, यमक अलंकार इसमें आपका है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों इसमें से क्या, सर। अगला प्रश्न है बर्बर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो सभ्य दोस्तों क्या होता है, बर्बर का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागीश का संधि विच्छेद होगा दोस्तों वाक धन ईश यानी कि वागीश। अगला प्रश्न है अंग अंग खिल उठना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों क्या, प्रसन्न होना। अगला हमारा प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट। तो दोस्तों समाचार पत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ना आके प्रिंट मीडिया में आता है, तो इसलिए आपका समाचार पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो कठिनाई में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वह है दोस्तों आई प्रत्यय। अगला प्रश्न है कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो कीर्ति का जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों क्या, अपकीर्ति। क्या होता है, अपकीर्ति। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से दोस्तों क्या है, अनुकूल आपका क्या है, शुद्ध शब्द है। नू की छोटी ऊ की मात्रा और कू के नीचे क के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा। अगला प्रश्न है इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों साप्ताहिक इसमें से क्या है, शुद्ध शब्द है। जबकि संसारिक ना होके सांसारिक होता है, ये भी साप्ताहिक होता है, और पारिवारिक ना होके पारिवारिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो अल्प विराम का उपयोग दोस्तों वाक्य के मध्य खंड में किया जाता है। ठीक है, अंत में भी नहीं किया जाता है और प्रारंभ में भी नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है अनाजी का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनाजी का विलोम शब्द होता है दोस्तों आपका क्या, फलाहारी। क्या होता है, फलाहारी होता है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार दोस्तों कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है 17वां, सरल प्रश्न है साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है। तो सूरदास दोस्तों साहित्य लहरी रचयिता के रचनाकार है। अगला प्रश्न है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। अगला हमारा 19वां प्रश्न है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो वहां पर दोस्तों हमारा निश्चय का बोध जहां पर भी होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिंदी के दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, काफी सरल प्रश्न थे। 20 में से अधिकतर क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको अपनी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस में करवा चुका हूं। अगर आपने देखी होगी वो, तो आपका ये सेक्शन लगभग दोस्तों कवर अप हो रखा होगा। तो हिंदी काफी सरल थी। अब हम दोस्तों इससे आगे के प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अब जीएस के दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट केंद्र है, कौन सा है। तो विश्व में जैव विविधता का हॉटस्पॉट केंद्र दोस्तों क्या, पश्चिमी घाट दोस्तों इसमें से क्या है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। अगला प्रश्न है कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों बैक्टीरिया जो होता है आपका, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो होता है यह बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित होता है। यहाँ पे दोस्तों जीएस में आयोग ने थोड़ा सा शौक किया है साइंस देकर, क्योंकि साइंस आपके सिलेबस में नहीं था। तो इन क्वेश्चंस पर आप लोग प्रतिवेदन कर सकते हो, क्योंकि विदाउट सिलेबस ही आयोग ने आपके यह प्रश्न पूछ दिए हैं। 5 क्वेश्चन जो है साइंस के हैं। अगला प्रश्न है पादप जगत का सबसे बड़ा
फूल कौन सा होता है? तो पादप जगत का जो सबसे बड़ा फूल होता है वो है रेफ्लेसिया। कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। अगला प्रश्न है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे दोस्तों मीसोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीसोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसका आई थिंक दोस्तों मीसोस्फीयर होना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं हूँ। अगला 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है दोस्तों क्या? नील हरित शैवाल। क्या है? नील हरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? दोस्तों रैम आपकी दोस्तों इसमें से क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी? रैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? दोस्तों फायरवॉल जो है वह इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कौन सा? फायरवॉल। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा आदान प्रदान के लिए जो बस होती है आपकी वो है डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है और कंट्रोलिंग बस होती है। तो कौन सी बस नहीं होती है? यह अनियंत्रण बस दोस्तों नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भाषा में ग्रेस्प को BMVNK से कुटित किया जाता है या GRASP को BMVNK से कुटित किया जाता है? तो क्रेन का कूट क्या होगा? तो क्रेन का कूट होगा दोस्तों क्या? XMVIZ। ठीक है, अगर आप इसका पेयर बनाएंगे तो इसका जो पेयर बनता है आपका वह +5 के रेस्पेक्ट में दोस्तों बन रहा, मतलब +5 ठीक है। जैसे कि अगर आप G में B में 5 जोड़ेंगे तो G आएगा, ठीक है, M में 5 जोड़ेंगे तो R आएगा, V में जोड़ेंगे 5 तो A आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली हिसाब से। तो ऐसे क्रेन का जो आपका सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं? 201, 208, 215 और 369। तो इसमें दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस n-1 इक्वल n-1 d वाला। ठीक है, an हो जाएगा 369 और d की वैल्यू हो जाएगी आपका इसका डिफरेंस 7 और a की वैल्यू हो जाएगी 201। तो आंसर आ जाएगा आपका 25 दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका अगला पद क्या होगा? तो इस सीरीज में जो अगला पद होगा वो होगा N2676S, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसकी जो पेयर बनाएंगे ना तो जो पहला अल्फाबेट है आपका वह +2 का पेयर बन रहा है और जो अंतिम वाला अल्फाबेट है उसमें दोस्तों +3 का आपका फॉर्मेट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं यह ओडिशा राज्य से संबंधित है और संथाली जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सार्क निम्नलिखित में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो जिया-उर रहमान राजनेता के मस्तिष्क की उपज के रूप में सार्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 15 मार्च 2006 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 35वां, शक क्षत्रप के सिक्कों में चांदी और सोने का अनुपात कितना था? सोने चांदी का अनुपात था दोस्तों इसमें कितना? 1:35 का। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पशु पक्षियों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यवाही की थी? तो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यवाही की थी दोस्तों कब? 17 सितंबर 1948 को। वैसे दोस्तों यह क्वेश्चंस अगर ऑप्शंस के बिहाफ पे देखा जाए तो सरल लग रहा है, लेकिन अगर आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं तो बहुत करीबी ऑप्शंस यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो फ्रांस की क्रांति से पूर्व दोस्तों चर्च का सबसे बड़ा आलोचक, इसका आंसर आई थिंक वोल्टेयर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। अब लूनी नदी वैसे कच्छ के रण में गिरती है, लेकिन मानसून के समय दोस्तों आई थिंक ये बंगाल की खाड़ी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किसके मध्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में दोस्तों आपका पुलिकट झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को दोस्तों क्या? पद्मा नदी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है दोस्तों आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, अंत में दोस्तों 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह आरंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर होगा? तो इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा कितना? 5 किलोमीटर। सबसे पहले आपको इसका वो ट्रायंगल कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ग में
पंक्ति या स्तंभ की संख्याएं दी गई है, तो आपको जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया उसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों डायरेक्टली इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा और 92 आपका आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 3 28, 11 का स्क्वायर प्लस 4 125, ऐसे 9 का स्क्वायर प्लस 11 दोस्तों 92 इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों 46वां प्रश्न है कि अगर धन का अर्थ गुणा होता है, गुणा का अर्थ ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का अर्थ विभाजन होता है, विभाजन का अर्थ या भागा का अर्थ आपका धनात्मक है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा दोस्तों आपका क्या 0 इसका मान होगा। आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 दोस्तों, अनुच्छेद 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो राज्यों के विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या दोस्तों भारत में कितनी? 40 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दोस्तों प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 30 सितंबर 1955 को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो कांडला गुजरात में दोस्तों भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला 54वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों कर्मचारी को दिया गया ऋण। आई थिंक इसका यही आंसर होना चाहिए, यह मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व फार्मा उत्पादन के मामले में भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान है? तो भारतीय फार्मा उद्योग का दोस्तों इसमें तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर रामास्वामी मुदालियार के द्वारा यह प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है? यह कमलेश नीलकंठ व्यास जी। अगला दोस्तों 58वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी है, एकीकृत व एकल न्यायालय भी है, ठीक है, एकात्मक शासन भी है। तो आई थिंक इसका आंसर मौलिक कर्तव्य दोस्तों होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एकात्मक और संघीय दोनों शासन यहाँ पे पाया जाता है, तो आई थिंक डी होना चाहिए। तो आप लोग भी जो आपको डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन आंसर को बता सकते हैं। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह दोस्तों हमारा क्या है एक विधिक अधिकार इसे बना दिया गया है। और जीएस का दोस्तों आपका लास्ट और 60वां क्वेश्चन है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें की गई है, बिल्कुल सही है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी है दोस्तों, हाँ उपाधियों के अंत या कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है कुछ, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा भी दी जाती है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा पर स्वतंत्रता पर बल, ये आई थिंक दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए, या फिर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से इसका एक आंसर हो सकता है। तो जीएस के भी दोस्तों यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड की दोस्तों बारी आती है। जीएस का लेवल अच्छा था, ऐसे दोस्तों उत्तराखंड में भी जीएस के काफी सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, उनका लेवल भी दोस्तों अच्छा ही है। तो 61वां हमारा प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत विवादित प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो नगर निगमों की कुल संख्या दोस्तों वर्तमान में कितनी है? 9 है। ठीक है, 9 थी दोस्तों, लेकिन अगर ऑथराइजली देखा जाए तो 8 है। ठीक है, 8 है क्योंकि जो श्रीनगर का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? ठीक है, तो वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को दोस्तों सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त हुआ, मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 3000 रुपये की दोस्तों धनराशि दी जाती है वात्सल्य योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था दोस्तों? तो 890 था। ठीक है, अगला प्रश्न है पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया पलायन विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, ये तो है। पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण और वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना इसका
इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो 114 या 116 दिनों तक थे। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी दोस्तों? तो जस्टिस R.S. चौहान। ठीक है, R.S. चौहान, रघुवीर सिंह चौहान ने इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों शपथ ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो 1977 में दोस्तों पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था? तो राजस्थान राज्य ने दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो चमोली जनपद में दोस्तों नंदा देवी राजजात मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? जसपाल राणा को सबसे पहले दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो उधमसिंह नगर जनपद में दोस्तों सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों दूसरा स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1984 में। अगला हमारा प्रश्न है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान हुआ? तो दूसरा स्थान इसको दोस्तों प्राप्त हुआ था। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करवाया हुआ अभी आपको। बछेंद्री पाल को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? 1984 में दोस्तों मिला था। तिल रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दोस्तों हमारा तिल रौतेली पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा क्रम था? तो उत्तराखंड का दोस्तों भारत में हमारा लिंगानुपात के अनुसार कौन सा? 13वां क्रम था। कौन सा? 13वां। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज देख लेना, आप 2018 के अनुसार पूछा गया है तो आई थिंक 13वां ही था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर जो है दोस्तों आपका यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? कोसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा दोस्तों कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो जोगामल शाह को दोस्तों 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा नियुक्त किया था। किसे? जोगामल शाह को। गढ़वाल का बारदौली के नाम से विख्यात दोस्तों क्या? गुजड़ू क्षेत्र गढ़वाल का बारदौली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है, किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना करी थी? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर बाज बहादुर चंद होना चाहिए। ठीक है, पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना बाज बहादुर चंद ने करी थी, लेकिन उद्योग चंद या इसमें से एक होना चाहिए। आई थिंक बाज बहादुर चंद ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर लगे हुए बोल्ट पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसको भी दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक बेंच मार्क इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आधा किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल होगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो काली नदी दोस्तों उत्तराखंड की क्या है? सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी सेंटर जो है यह देहरादून में स्थित है, ये बिल्कुल आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, टॉस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो टॉस दोस्तों हमारा यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस हिमालय में स्थित है? तो जनपद अल्मोड़ा का दोस्तों जो ऊपरी भाग है यह लघु हिमालय में स्थित है। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों मनेरी भाली परियोजना स्थित है। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख सब संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है दोस्तों? तो ज्ञानचंद के दान का उल्लेख करता है क्या? गोबासा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण का अंश है दोस्तों क्या? बद्रिका खंड। और लास्ट आपका दोस्तों 100वां क्वेश्चन था आज का कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसका आंसर दोस्तों या तो भूमि ही होगा या फिर जोत होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के जैसे हम कहते हैं ना भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट, तो वो भी भूमि ही कहते थे। चंद्र राजवंश में भूमि को थात कहते थे। ठीक है, तो भूमि या जोत इसमें से इसका आंसर दोस्तों एक हो सकता है। तो ये आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन थे
ठीक है। 100 क्वेश्चनों में से दोस्तों पेपर का लेवल मुझे मॉडरेट लेवल का लगा, अच्छा पेपर था। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था तो आप ऑप्शंस में दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। और जीएस का लेवल भी दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा था। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये पेपर का लेवल कैसा लगा, और आपको इसमें से कोई भी प्रश्न में दोस्तों अगर उसके आंसर्स में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो वैसे भी थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में बनाई हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लगभग दोस्तों 95 जो आपके आंसर्स मैंने आपको बताया, 95 आंसर इसमें से सही होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो आप लोग दोस्तों चेक कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अपने हिसाब से दोस्तों आप लोग अपने मार्क्स भी जरूर शेयर करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और पेपर का लेवल दोस्तों ओवरऑल जो था वह अच्छे लेवल का पेपर यहाँ पर बनाया गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।